आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मोहब्बत कर बैठे भाग 3। भागते भागते वो आदमी अचानक गिरा और उसे गोली लगी और वो मर गया। दोनों गैंग वहां से भाग गए और गैंग का हुलिया भी उन्होंने बता दिया, जिससे लगे कि वास्तव में कुंवर सुजान प्रताप सिंह गैंग वॉर में मारे गए। ओ माय गॉड, ये सब आपका किया कराया था? कुंवर वीर प्रताप सिंह हैरत से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोले। जी हाँ, क्योंकि हम देख चुके थे कि आपने उन्हें खुले हाथ छोड़ रखा था और गनमैन उनके पास बिठा दिए थे, जिससे उन्हें आसानी हो गई और वो गन छीनकर फायर करते हुए भाग गए। हमें लगा था कि वो ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए हमने भी अपने सुरक्षाकर्मी चारों तरफ फैला दिए थे, कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने कहा। खैर, अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें पकड़ने के लिए। इस तरह के कामों में हमारी भी सेवाएं ले लिया करें छोटे कुंवर। हम बूढ़े ज़रूर हुए हैं, मगर अनुभव आप दोनों से ज़्यादा है हमें। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह हंसते हुए दोबारा बोले। जी पिताश्री, दरअसल हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। हम अपने आप से सारे काम करना चाहते थे। हम क्षमा प्रार्थी हैं अपनी दोनों गलतियों के लिए। कुंवर वीर प्रताप सिंह सर झुकाकर बोले। 2 गलतियाँ? कौन सी 2 गलतियाँ? पिताश्री, एक तो ये गलती कि आपको हमने नहीं बताया, यानी कि आपको अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया, और दूसरा उनके हाथ नहीं बंधवाए। कुंवर वीर प्रताप सिंह ने कहा। लेकिन सर, हाथ ना बांधने की गलती तो हमसे हुई है, आप अपने सर पर क्यों ले रहे हैं? वैसे तो उनका हाथ बंद रहने पर भी आराम से भाग सकते थे, मगर हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि वो बंदूक छीन कर भी भाग सकते हैं। बस यही गलती हो गई हमसे, सिक्योरिटी चीफ राघवेंद्र ने कहा। चलिए, अब जो भी हुआ हो गया, ये भविष्य के लिए एक सबक है, लेकिन इससे हमारा तो फ़ायदा हुआ कि अब कभी आप हमें कम नहीं समझेंगे। कहकर कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह वहाँ पर छाए गंभीर माहौल को हल्का करने के लिए हंस पड़े, क्योंकि कुंवर वीर प्रताप सिंह अपने आप को अपराधी मान रहे थे और उनका चेहरा लटक गया था। एक पिता अपने बेटे को इस तरह से उदास कैसे देख सकता था, इसीलिए माहौल को हल्का तो करना ही था। महाराज हनूर प्रताप सिंह ने न्यूज़पेपर में जब देखा कि उनके पोते भाई मनु प्रताप सिंह के बेटे कुंवर सुजान सिंह की मृत्यु गैंग वॉर में हो गई है, तो वो बोले, हमें अफसोस करने के लिए उनके महल जाना चाहिए। नहीं पिताश्री, वहाँ नहीं जाना चाहिए हमें। आप जानते हैं ना उन्होंने हमारे साथ क्या किया हुआ है। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने कहा। बेटा, आपसे दुश्मनी की बात अलग है, लेकिन अगर इस तरह का कोई दुख होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो वहाँ जाना ज़रूरी होता है, चाहे कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो। आप तो जानते हो ये सब, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हमने वहाँ जाकर करना भी क्या है? कुछ नहीं, बस यहाँ से जाएंगे, वहाँ कुछ देर बैठेंगे, लोग हमें देखेंगे और सोचेंगे कि हम अपनी दुश्मनी छोड़कर उनके दुख में शामिल हुए हैं। महाराज हनूर प्रताप सिंह ने समझाया। ठीक है पिताश्री, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने सर झुकाए हुए कहा। तो फिर हमारे जाने का प्रबंध कर दीजिए, हम अपने साथ छोटे कुंवर वीर प्रताप सिंह को लेकर जाएंगे। महाराज हनूर प्रताप सिंह बोले। पिताश्री, हम भी आपके साथ जाएंगे, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो। विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने कहा। आप उन्हें भी जाने दीजिए हमारे साथ, और आप भी चलिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। महाराज हनूर प्रताप सिंह ने कहा। ठीक है, जैसा आप कहें। इतना कहकर उन्होंने कुंवर वीर प्रताप सिंह को फ़ोन कर दिया और अपने पिताश्री को मैसेज उन्हें दे दिया। तो पिताश्री, आज हम सारी तैयारी कर लेते हैं, कल सुबह यहाँ से निकल चलेंगे। 2 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, आधा पौना घंटा रुककर वापस आ जाएंगे। ठीक है पिताश्री महाराज। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह बोले। ठीक है, कल का इंतज़ार करते हैं। इतना कहकर महाराज हनूर प्रताप सिंह उठ गए और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गए। महाराज हनूर प्रताप सिंह हालांकि जाना नहीं चाहते थे, लेकिन लोक लाज की वजह से उन्हें जाना पड़ रहा था। उन्हें अभी भी याद है, जब वो छोटे थे, उनके पिताश्री अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक बार जंगल में शिकार करने गए और रास्ता भटककर दूसरे राज्य की सीमा में काफ़ी अंदर तक निकल गए। वहाँ पर उस राज्य के सुरक्षा बलों ने उन्हें कैद कर लिया और अपने राजा के पास ले गए। सुंदर, वीर और तेजस्वी युवा राजकुमार को सामने देखकर वहाँ के राजा उन पर मोहित हो गए और उन्होंने अपने पिता को इसी शर्त पर छोड़ा कि वो उनकी बेटी से शादी करेंगे। हालांकि उन्होंने प्रार्थना भी की कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, उनकी शादी हो चुकी है। लेकिन राजा साहब नहीं माने और उन्हें वहाँ से तभी जाने दिया जब उन्होंने ज़बरदस्ती उनकी शादी अपनी बेटी से कर दी।
नई नवेली खूबसूरत पत्नी, आधा राज्य, ढेर सारा सोने चांदी और हीरे मोती, माणिक्य के उपहारों से लदे ऊंट और घोड़े, 100 से ज्यादा दास और दासियां लेकर वो अपने राज्य में लौटे थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। तब 6 वर्ष के कुंवर हनु प्रताप सिंह अपनी माता श्री रानी कौशल्या देवी के साथ महल के तीसरी मंजिल के झरोखे से ये सब देख रहे थे। उनकी माता श्री रानी कौशल्या देवी की आंखें टप टप आंसू टपका रही थी और वो बार बार अपने आंचल से पोंछ रही थी। शुरू में तो उनके पिता ने दोनों रानियों को बराबर प्यार दिया, मगर धीरे धीरे वो छोटी रानी की तरफ झुकते चले गए। छोटी रानी सुमंता देव ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। छोटी रानी सुमंता देव बड़ी रानी कौशल्या देवी से ईर्ष्या भाव रखती थी और दोनों में कभी नहीं बनी। वो चालाक थी और कई तरह की कुटिल चालें चलती थी, जिससे रानी कौशल्या देवी और उनके पति में मनमुटाव, गलतफहमियां करवा देती थी। कालांतर में उन्हें रानी सुमंता देवी से एक पुत्र और एक पुत्री हो गई। पुत्र का नाम कुंवर मनु प्रताप सिंह रखा। कुंवर मनु प्रताप बचपन से ही अपने नाना के यहाँ रहे और शिक्षा ग्रहण की। वो कुंवर हनु प्रताप की तरह विलक्षण बुद्धि के तो नहीं थे, मगर ठीक ठाक थे। कुछ समय वो विदेश में भी रहे, मगर उन्हें विदेश ज्यादा रास नहीं आया और वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई आदि छोड़कर वापस आ गए। बचपन से ही रानी सुमंता देव हनु प्रताप के खिलाफ अपने बेटे मनु प्रताप के कान भरती रहती थी, जिससे कुंवर मनु प्रताप कुंवर हनु प्रताप से दूर दूर रहते थे। दोनों भाइयों में प्रेम ना उपजे, इसीलिए रानी सुमंता देव ने अपने बेटे को अपने पिता के यहाँ भेज दिया था। कुंवर मनु प्रताप विदेश से आने के बाद अपने नाना के यहाँ नहीं बल्कि अपने पिताश्री के पास रहने लगे। यहाँ भी दोनों भाइयों में अलगाव बना रहा था। मनु प्रताप अपने सौतेले भाई हनु प्रताप से दूर दूर रहते थे। हालांकि उनके पिताश्री ने बड़ी कोशिश की दोनों भाइयों को साथ रखने की। राज्य का कार्यभार संभालना हो या कोई व्यापार संबंधी विचार विमर्श, दोनों भाइयों को साथ रखते थे, समझाते रहते थे कि मिलजुल कर काम करते रहो। कालांतर में दोनों भाइयों कुंवर हनु प्रताप और कुंवर मनु प्रताप का विवाह हुआ। कुंवर हनु प्रताप का विवाह कुंवर रानी यशवनी राज के साथ हुआ, जिनसे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम कुंवर भानु प्रताप सिंह, कुंवर सूर्य प्रताप सिंह और कुंवर विक्रमादित्य सिंह है, और 2 पुत्रियां वसुंधरा और गायत्री हैं, जिनका विवाह हो चुका है। कुंवर मनु प्रताप का विवाह कुंवर रानी विशाखा राज के साथ हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र सुजान प्रताप सिंह और एक पुत्री राजकुमारी सुलेखा सिंह हुए। पुत्र सुजान प्रताप सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे वैसे जिद्दी, बदतमीज, लड़ाकू और ईर्ष्यालु किस्म के होते गए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था। बड़ी मुश्किल से अपने पिता के प्रभाव से इंटर में पास हो गए और बाद में बिना पढ़े ही ग्रेजुएट की डिग्री भी हासिल कर ली। छोटी उम्र में ही कुंवर सुजान प्रताप सिंह शराब और सुंदरी के आदी हो गए थे। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर उसको उठवा लेना उनका प्रिय शगल था। कोठों में जाकर वेश्याओं का नाच देखना और वहीं पर रातें गुजारना, कई कई दिन महल में ना आना उनकी आदत हो गई थी। महाराजा हनु प्रताप सिंह के पिता ने मनु प्रताप सिंह के पुत्र की इन आदतों को देखते हुए तुरंत अपने ससुराल में किसी रिश्तेदार की खूबसूरत लड़की कुंवर जयंती देव से उनकी शादी करवा दी। उनका ख्याल था कि खूबसूरत बीवी पाकर वो सुधर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। खूबसूरत पत्नी पाकर भी वो नहीं सुधरे। महाराजा हनु प्रताप सिंह के पिताश्री की आंखें तब खुली जब पता चला कि कर्जदार महल के दरवाजे पर आकर तकाजा करने लगे। लिहाजा उन्होंने अपनी रियासत के 2 हिस्से किए और दोनों भाइयों को अलग अलग बांट दिया। महाराज मनु प्रताप सिंह के हिस्से में बड़ा राज्य आया, क्योंकि उनकी माता का राज्य भी उनके हिस्से में आ गया था। लेकिन महाराज हनु प्रताप को इससे कोई ईर्ष्या नहीं थी। वो महाराज मनु प्रताप सिंह के साथ भी अच्छे से रहते थे। समय समय पर वो उन्हें राज्य से संबंधित सलाह भी देते रहते थे। लेकिन महाराज मनु प्रताप सिंह अपने सौतेले भाई हनु प्रताप सिंह के बच्चों को अधिक पढ़ा लिखा, सभ्य और सुसंस्कृत देखकर उनसे ईर्ष्या करते थे, मगर कभी जाहिर नहीं करते थे। वो इस बात को लेकर अपने बेटे सुजान सिंह को बहुत सुनाते भी थे, जिससे कुंवर सुजान प्रताप महाराज हनु प्रताप सिंह के परिवार से ईर्ष्या भाव रखने लगे और महाराजा हनु प्रताप के बेटों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। कई बार वो अपने सैनिकों के साथ रास्ते में घात लगाकर बैठ जाते और इन लोगों पर हमला करवा देते, मगर हनु प्रताप सिंह के परिवार के सभी युवा राजकुंवर बड़े वीर और बहादुर थे और अपनी चालाकी और वीरता से इनके हमले से बच जाते थे। लिहाजा कुंवर सुजान सिंह हर बार हार कर अपनी लाज बचाते हुए भाग जाते। आज तक ये रवैया ऐसा ही चलता रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप कुंवर सुजान प्रताप सिंह अपनी जान से हाथ धो बैठे।
महाराजा मनु प्रताप सिंह उस समय मृत्यु प्राप्त हो गए थे। अतः महल में उनकी पत्नी, उनकी माता और कुंवर सुजान प्रताप सिंह की पत्नी और उनके बच्चे ही थे। बाकी उनके रिश्तेदार हैं। महाराजा मनोहर प्रताप सिंह अपने जीवित रहते ही अपने दामाद के नाम पर अपनी सारी संपत्तियों कारोबार कर चुके थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कुंवर सुजान प्रताप सिंह अपने शराब और सुंदरी की लत के चलते सब कुछ खत्म कर देंगे। इसीलिए उन्होंने कुंवर सुजान प्रताप सिंह के नाम पर महल, कुछ गांव और कुछ कारोबार कर दिए थे, जिससे उनका गुजारा चल सके। दबी जुबान में सुनने में आता है कि महाराजा मनु प्रताप को उनके बेटे सुजान प्रताप सिंह ने धीमा जहर देकर मार दिया था, क्योंकि उन्होंने मुख्य लाभ देने वाली संपत्ति और कारोबार अपने बेटी और दामाद के नाम कर दिया था, जिससे कुंवर सुजान प्रताप सिंह अपने पिता से नाराज चल रहे थे। इधर कुंवर सुजान प्रताप सिंह ने अपने व्यसनों के चलते कारोबार में ध्यान नहीं दिया, लिहाजा कारोबार बंद होते चले गए। गांव में आमदनी के नाम पर लगान के रूप में अनाज और पैसा मिल जाता था, जिससे उनका गुजारा चल रहा था, जो कि उन्हें पूरा नहीं पड़ रहा था। अतः वो अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए 2 नंबर का काम भी करते थे, ताकि उनकी अय्याशी में कोई कमी ना आए। इसीलिए भी उनकी नज़र अपने सौतेले ताऊजी महाराज हनूर प्रताप सिंह की संपत्ति और कारोबार पर पड़ने लगी। वो बीच बीच में हर तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे, ताकि खुद को फ़ायदा हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। हर बार मुंह की खानी पड़ी और इस बार तो जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि महाराज हनूर प्रताप सिंह को इस बारे में नहीं मालूम कि सुजान प्रताप सिंह की मृत्यु की वजह कौन है। वो तो यही मानकर चल रहे हैं कि 2 गैंग का आपस में झगड़ा होने की वजह से गैंग वालों ने ही उनको मार गिराया है। ये सब सोचते हुए महाराज हनूर प्रताप सिंह ने एक गहरी सांस ली और उदास नज़रों से उन्होंने अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखा और सर झुका लिया। इधर गौरी का पेपर खत्म हुआ और उधर रमन का इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब उसे मसूरी में आईएएस की अग्रिम ट्रेनिंग के लिए जाना था। माँ, हमारे एग्ज़ाम खत्म हो गए, हम अब कल से जॉब ज्वाइन करेंगे, गौरी ने कहा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा, श्रीमती राव ने कहा। कितना अच्छा होता अगर इस समय तक हमें फ्लैट मिल चुका होता तो गौरी के ऑफिस जाने के लिए आसान होता था, श्रीमती राव ने कहा। पहले ये तो बताइए कि आपने उन्हें फ़ोन करके बताया कि नहीं कि आपको फ्लैट कहाँ पर चाहिए। अरे बेटा, मैं तो उसके बाद फ़ोन करना ही भूल गई, श्रीमती राव को जैसे अचानक याद आया। वाह मॉम, कितनी फ़नी बात कही है आपने। उनसे आपने बात भी नहीं की और यहाँ अपनी इच्छा बता रही हैं कि कहाँ पर क्या हो जाता कहकर। गौरी हंस पड़ी। चलिए काम करते हैं, आज हम दोनों ही उनके ऑफिस चलते हैं और इस बारे में उन्हें बताते हैं। साथ ही हम भी कह देंगे कि कल से हम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, गौरी ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो फिर सब लोग जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करो, फिर हम माँ बेटे जाने की तैयारी करते हैं, श्रीमती राव ने कहा और नाश्ता करने लगी। रिसेप्शन पर पहुंचकर गौरी ने जीएम मिस्टर देसाई को मिलने की इच्छा जताई। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन पर मैनेजर से बात की और उन्हें अंदर भेज दिया। आइए बैठिए, इतना कहकर जीएम देसाई ने गौरी और उनकी मॉम को बैठने का इशारा किया। दोनों ने हाथ जोड़कर मिस्टर देसाई को अभिवादन किया और कुर्सी खींचकर बैठ गए। हाँ तो श्रीमती राव, आपने क्या निर्णय लिया है? आप फ्लैट लेंगी या ज़मीन, और किस इलाके में लेना चाहेंगी? जीएम देसाई ने पूछा। साहब, हम फ्लैट ही लेंगे और फ्लैट ऐसी जगह पर दीजिएगा जहाँ का वातावरण शांत हो और इस ऑफिस से ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि मेरी बेटी जब यहाँ जॉब करेगी तो उसे आने जाने में परेशानी ना हो। ओह, आप सही कहती हैं। ठीक है, हम आपको एक 3 BHK फ्लैट देंगे और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। वो कॉलोनी हमारी अपनी कंपनी रॉयल बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स के द्वारा ही बसाई गई है। बहुत ही स्पेशियस फ्लैट है। आगे पीछे काफ़ी खुली जगह है, जिनमें आगे लॉन बना है और पीछे चाहे तो आप किचन गार्डन बना सकती हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन पर किसी से बात की और उसे अपने पास बुलाया। आपकी बेटी जॉब कब ज्वाइन कर रही है? जीएम देसाई ने पूछा। जी सर, मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं। अगर आप कहें तो मैं कल से ही जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ, गौरी ने विनम्रतापूर्वक कहा। वेरी नाइस। ओके, आप कल से जॉब पर आ जाइए। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस का टाइम है। कभी कभी आपको और टाइम भी करना पड़ सकता है। नो प्रॉब्लम सर, आई कैन डू इट, गौरी ने कहा। मैं कम इन सर? दरवाजे से आवाज़ आई। यस कम इन, जीएम देसाई ने कहा तो एक युवक अंदर आया। सुखबीर सिंह,
सिटी लेक गार्डन कॉलोनी में एक फ्लैट इनके नाम पर अलॉट कर रहा हूँ। आप इन्हें कंपनी की गाड़ी में ले जाकर दिखा दीजिए। इन्हें कौन सा फ्लैट पसंद आता है इनसे पूछकर मुझे फ़ोन कर दें और फिर इन्हें वापस यहीं कंपनी में ले आइएगा। जेएम देसाई ने सुखबीर से कहा। फिर वो श्रीमती राव की तरफ मुड़कर बोले, आप इनके साथ चले जाइए, फ्लैट पसंद कर लीजिए, उसके बाद आप वापस यहीं आइएगा, कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी इसलिए। जी साहब, थैंक यू, श्रीमती राव ने कहा और दोनों माँ बेटी उठकर खड़ी हो गई। सुखबीर के साथ बाहर आकर कंपनी की गाड़ी में बैठकर उनके साथ सिटी लेक गार्डन कॉलोनी चली गई। काफ़ी सारे फ्लैट देखने के बाद उन्हें मेन हाईवे की तरफ वाला एक ईस्ट फेसिंग फ्लैट पसंद किया और वापस जीएम देसाई के पास आ गए। देखिए, ये फ्लैट हम आपको 10 दिन के अंदर हैंड ओवर कर देंगे, तब तक हम इसके अंदर फर्निशिंग वगैरह कर लेते हैं। फ्लैट के पेपर्स भी आपको उसी दिन दिए जाएंगे। आपको हमारे साथ रजिस्ट्री के लिए कोर्ट चलना पड़ेगा, हम आपको फ़ोन पर बता देंगे कब चलना है, जीएम देसाई ने कहा। जी शुक्रिया, श्रीमती राव ने कहा। मिस गौरी, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू, मैं कल सुबह समय पर ऑफिस आ जाऊंगी, गौरी ने मुस्कुरा कर कहा। तभी चपरासी चाय और बिस्किट लेकर अंदर आया, जो कि जीएम देसाई ने उनके अंदर आने से पहले ही ऑर्डर दे दिया था। चपरासी ने सबके आगे चाय का कप रखा और बिस्किट का प्लेट टेबल पर रख दिया। चलिए, आपके नौकरी लगने की खुशी में चाय पीजिए, जीएम देसाई ने हंसकर गौरी से कहा। गौरी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चाय का कप अपनी माँ को पकड़ाकर खुद भी पीने लगी। सर, स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार राव की पत्नी और बेटी आज ऑफिस में आई थी। उन्होंने सिटी लेक गार्डन में फ्लैट पसंद कर लिया है और साथ ही कल से उनकी बेटी भी ऑफिस ज्वाइन कर रही है। जीएम देसाई ने फ़ोन पर कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह को सूचना दी। अच्छी बात है, काफ़ी देर नहीं हो गई इस मामले में। मेरे ख्याल से 3 महीने गुजर चुके हैं कृष्ण कुमार राव को गुजरे हुए, कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने कहा। जी सर, पर हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हुई, देरी उन्हीं की तरफ से हुई है। हमने तो बीच में एक बार मैसेज भी भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज वो खुद ही चलकर हमारे पास आई और कहने लगी कि उन्हें ऐसी जगह पर फ्लैट चाहिए जो यहाँ ऑफिस से दूर ना हो और शांत वातावरण हो। इसीलिए हमने उन्हें सिटी लेक में फ्लैट पसंद करने के लिए भेज दिया। उन्होंने एक फ़्लैट सेलेक्ट किया और हमें बता दिया। हमने उन्हें 10 दिन का समय दिया है। बहुत अच्छी बात है। वो लड़की कब से ज्वाइन कर रही है? जी, कल से ही आ रही है। बहुत अच्छी बात है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। आज कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह अपने पिता महाराज हनु प्रताप सिंह और अपने बेटे कुंवर वीर प्रताप सिंह, रानी तेजस्वी राज और परिवार की अन्य महिलाओं और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ कुंवर सुजान सिंह के महल की तरफ निकल पड़े, जो कि वहां से 2 घंटे की दूरी पर था। कुंवर वीर प्रताप सिंह ने सबकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए पहले ही अपने सुरक्षा सैनिकों और कमांडोज को सिक्योरिटी चीफ राघवेंद्र की अगुवाई में भेज दिया था, ताकि वो उनके आने जाने वाले रास्ते पर नज़र रख सकें। सारे सुरक्षा सैनिक और कमांडोज अपनी आधुनिक हथियारों और अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों आदि से सुसज्जित अपने अपने मिशन पर निकल चुके थे और पूरे रास्ते चौराहों आदि पर नज़र बनाए हुए थे। राज परिवार की लंबी लंबी काली कारों का काफिला धूल उड़ाते हुए हाईवे पर निकल पड़ा था सफ़र के लिए। कुंवर सुजान प्रताप सिंह के महल के पोर्च में सभी कारों से उतरे। कारों के ड्राइवर्स कारों को पार्किंग एरिया में ले गए और वहां पर पार्क कर दिया। महाराज हनु प्रताप सिंह एवं उनका पूरा परिवार सीढ़ियां चढ़कर लंबा चौड़ा बरामदा पार करते हुए भव्य ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े, जहां पर कुंवर सुजान प्रताप सिंह की बड़ी सी तस्वीर दीवार के सहारे खड़ी थी, जिसमें ताज़े गुलाब के फूलों की माला डाली गई थी और तस्वीर के आगे कांसे का बड़ा सा दिया जल रहा था। सफ़ेद वस्त्र पहने सारे मेहमान वहां पर बैठे हुए थे। रानी सुमंता देव सफ़ेद साड़ी पहने अपनी दासियों से घिरी हुई थी। हालांकि वे भी मेहमानों के साथ बैठी हुई थी, मगर वो ऊंची मंसद पर बैठी थी और दोनों तरफ 2-2 दासियां खड़ी थी। बाकी मेहमान उनसे कुछ दूरी पर निचले वाली मंसद पर बैठे हुए थे। उनसे कुछ दूरी पर कुंवर सुजान प्रताप सिंह की विधवा पत्नी कुंवर जयंती देव सफ़ेद वस्त्र पहने, खुले बाल और चेहरे पर उदासी लिए बैठी हुई थी, जिनकी आंखें बार बार भर आती और वे अपने रुमाल से पोंछती रहती।
कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह के सभी पुरुष सदस्य जाकर पुरुषों वाली जगह पर बैठ गए। रानी साहिबा तेजस्वी राज और उनकी देवरानियां पहले तो जाकर कुंवर सुजान प्रताप सिंह की पत्नी से मिली और फिर जाकर सभी महिलाओं की जगह पर बैठ गई। सभी लोगों की नज़र इस परिवार के पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों पर अटक गई थी। वो सभी धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। देखो तो कितने सभ्य और विनम्र हैं। कुंवर सुजान प्रताप सिंह के बुरे व्यवहार के बावजूद भी यहाँ पर आए हुए हैं, किसी ने कहा। रानी सुमंता देव ने अपने बेटे की परवरिश सही की होती तो आज ये हाल ना होता। महाराज हनूर प्रताप सिंह के परिवार में देखो, सबके सब सभ्य और उच्च शिक्षित हैं। बाप का बिजनेस बेटे लोग कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मेहमानों में से कोई और बोला। मेहमानों के बीच इस तरह की बातें चल रही थी जिनका सार यही निकल कर आया कि रानी सुमंता देव ने अपने बेटे की परवरिश ढंग से नहीं की और बड़ी रानी जी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। वहीं दूसरी ओर महाराजा हनूर प्रताप सिंह के परिवार के सभी सदस्यों की तारीफ के पुल बांधे गए। करीब 1 घंटा वहां पर बैठने, मेहमानों से मिलने और कुंवर सुजान सिंह की पत्नी और बेटे से कुछ वार्तालाप करने के बाद कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित वापस अपने महल आ गए। सुबह अच्छे से तैयार होकर गौरी ने अपनी बाइक की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। तभी पीछे से श्रीमती राव बोली, अरे मुंह तो मीठा करती जाओ बेटा। गौरी हंसते हुए वापस आई और अपनी माँ के हाथ से मिठाई का पीस खाते हुए बोली, माँ मैं कोई एग्ज़ाम देने थोड़ी जा रही हूँ जो आप मुझे मीठा खिला रही हैं। अरे बेटा, आज तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन है, घर से मीठा खाकर जाओगे तो तुम्हारा मूड सही रहेगा और ऑफिस में भी ढंग से काम करोगी, समझी ना। छोटी छोटी बातों में मूड खराब मत करना, हर काम को अच्छे से समझना और जो समझ में ना आए अपने सीनियर से पूछ लेना। शर्माना नहीं, घबराना नहीं और हाँ, बात बात में किसी से लड़ना भी नहीं, जो कि तुम्हारी पहली और फेवरेट आदत है। हो मोहम, आप भी ना पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं। अच्छा बाय, अब मैं जा रही हूँ। अरे मोटी, अपने भाइयों से आशीर्वाद नहीं लेगी। अंदर से रजत और रमन दोनों बाहर आए और गौरी के सर पर हाथ फेरते हुए उसके बाल बिगाड़ने लगे। भाई मेरे बाल मत खराब करो, बड़ी मुश्किल से सेट हुए हैं। वो नाराज़ होती हुई बोली, अरे पगली, हमें प्रणाम कर, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। दोनों भाई एक साथ बोले। गौरी ने घूर कर देखा, फिर दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दोनों भाइयों ने हंसते हुए उसे आशीर्वाद दिया और उसके सर पर हाथ रख दिया। अब तुम जा सकती हो, भाइयों ने कहा। गौरी हंसती हुई अपनी बाइक के पास गई और बाइक स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ रवाना हो गई। आज गौरी का ऑफिस में पहला दिन था। सुबह घर से जल्दी निकल गई थी और ट्रैफिक होने के बावजूद भी समय पर पहुंच गई थी। जब वो रिसेप्शन पर पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे जीएम के ऑफिस में भेज दिया। जीएम देसाई ने एक अन्य कर्मचारी को बुलाया और उसे समझाया कि गौरी को कौन सा काम दिया जाए और उसकी सीट भी कहाँ पर होगी उसे समझा दिया। गौरी चूँकि कॉमर्स स्ट्रीम से थी और टैली ऑपरेट करना भी जानती थी तो उसे अकाउंट सेक्शन में ले लिया गया। वहाँ पर उसने आज का दिन भर सेल और परचेज़ के वाउचर चेक किए और टैली में उनकी एंट्री की। उसे अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट दी गई थी। उसने ऑफिस कलीग निकिता के साथ मिलकर कंपनी के ही कैंटीन में जाकर लंच समय पर किया और फिर वापस आकर काम शुरू कर दिया। शाम के 5 बजे के बाद उसने अपना काम ख़त्म किया और ऑफिस से वापस अपने घर चली गई। आज महाराणा हनूर प्रताप सिंह के जिगरी दोस्त राणा संग्राम सिंह जी की अपनी पत्नी और पोती मालिनी के साथ महल में आए हुए थे। वो उनके अति विशिष्ट अतिथि थे। राणा संग्राम सिंह जी महाराज हनूर प्रताप के साथ बचपन से ही खेले, पढ़े लिखे और दोनों एक दूसरे के राजकाज में सहायता करते रहे। इन दोनों की दोस्ती अपने समय की मिसाल थी। राणा संग्राम सिंह जी हालांकि महाराज हनूर प्रताप सिंह के बराबर दौलतमंद नहीं थे, फिर भी महाराजा हनूर प्रताप सिंह ने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया और उनकी सहायता बराबर करते रहे। उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल गई। उन्होंने अपने बड़े बेटे अजय प्रताप की शादी राणा संग्राम सिंह की भतीजी से करवा दी। इस हिसाब से राणा संग्राम सिंह उनके दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी थे।
प्रिंसेस मालिनी, आप क्या कर रही हैं आजकल? रानी तेजस्वी राज ने राणा संग्राम सिंह की पोती मालिनी सिंह से पूछा। ग्रेजुएशन करने के बाद हमने पाश्चात्य संगीत वेस्टर्न म्यूजिक में डिग्री हासिल की है, रानी माँ साहेब, मालिनी ने गर्व से जवाब दिया। पाश्चात्य संगीत? रानी तेजस्विनी ने हैरानी से अपने दोनों भवों को एकत्रित किया। जी रानी माँ, हमने ग्रेजुएशन यूएस से किया है, बस वहीं पर पाश्चात्य संगीत में हमारी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। हमें कई वर्ष हो गए हैं इस क्षेत्र में और हमारे कई एल्बम भी निकल चुके हैं। प्रिंसेस मालिनी सिंह ने गर्व से अपने संगीत के बारे में जानकारी दी। वाह, बहुत अच्छे। लेकिन बचपन में तो आपको क्लासिकल डांस से बहुत प्यार था और आप अच्छा डांस किया करती थी, रानी तेजस्वी राज ने कहा। जी, तब मैं क्लासिकल डांस किया करती थी। डांस तो मैं अब भी करती हूँ, लेकिन अब चॉइस बदल गई है। जब वेस्टर्न म्यूज़िक में रुचि है तो वेस्टर्न डांस ही करती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान अब सिर्फ पाश्चात्य संगीत में है। आई मीन वेस्टर्न म्यूज़िक एंड डांस बोथ। बहुत अच्छे, रानी तेजस्वी राज ने कहा। फिर उन्होंने अपने पास खड़ी दासी को बुलाकर मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए कहा। कुछ ही देर में एक बड़ी सी ट्रॉली में मेहमानों के लिए चाय, नाश्ता, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स आदि लेकर तो नौकर आ गए। दासी और नौकरों ने मिलकर महंगे बॉन चाइना के कप प्लेटों में चाय और नाश्ता सभी के आगे रख दिया। शुरू करिए, रानी तेजस्वी राज ने कहा। जी रानी माँ, आप भी लीजिए। इतना कहकर मालिनी ने प्लेट से बिस्किट निकाले और उनको पकड़ाकर खुद भी खाने लगी। अब आप विदेश में ही रहना चाहेंगी या यहीं हिंदुस्तान में रहने का इरादा है आपका? क्योंकि आपका शौक़, आपका पैशन तो वेस्टर्न म्यूज़िक और डांस में है। तो रानी तेजस्वी राज ने चाय का घूंट लेते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जी रानी माँ, इरादा तो मेरा विदेश में ही रहने का है, लेकिन परिवार वाले चाहते हैं कि मैं यहाँ से शादी करके विदेश में बस जाऊँ, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मैं बिना शादी के वहाँ बस गई तो किसी अंग्रेज़ से शादी कर लूँगी। उन्हें अंग्रेज़ दामाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बोलकर मालिनी हंस पड़ी। अगर इंडिया में शादी हो जाती है तो मैं कुछ समय यहाँ रहूँगी और बाद में विदेश में, क्योंकि मेरे गानों के एल्बम्स विदेश में ही रिलीज़ होते हैं, तो मुझे तो लंबे समय के लिए वहाँ जाना और रहना पड़ेगा। तो क्या आपका रिश्ता तय हो गया? नहीं रानी माँ, सूटेबल लड़के ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई पसंद ही नहीं आ रहा। इतना कहकर वो हंस पड़ी। मालिनी की बात सुनकर रानी तेजस्वी राज भी हंस पड़ी। तो हम भी जाने क्या चॉइस है आपकी? इससे पहले कि मालिनी अपने चॉइस के बारे में कुछ बता पाती, तभी सीढ़ियों से उतरते कुंवर वीर प्रताप की आवाज़ आई। अरे रानी माँ साहब, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ हैं? कहते हुए कुंवर वीर प्रताप सिंह अचानक ड्राइंग रूम में आ गए, जहाँ पर रानी तेजस्वी राज मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। ओह सॉरी, इतना कहकर कुंवर वीर प्रताप वापस घूमे और अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। ठहरिए छोटे कुंवर, इधर तो आइए, देखिए तो कौन आया है। रानी तेजस्वी राज ने छोटे कुंवर वीर प्रताप सिंह को पुकारा। वीर प्रताप सिंह वापस मुड़े और धीमे कदमों से चलते हुए अपनी माँ रानी तेजस्वी राज के पास पहुँचे। इनसे मिलिए, ये प्रिंसेस मालिनी हैं। क्या आपको याद है बचपन में आप दोनों एक साथ खेला करते थे? आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। रानी तेजस्वी राज ने मालिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हो, आप प्रिंसेस मालिनी जी, कितनी बड़ी हो गई हैं और कितनी खूबसूरत भी। अगर रानी माँ साहब ने ना बताया होता कि आप प्रिंसेस मालिनी हैं, हम तो पहचान भी नहीं पाते। इतना कहकर वीर प्रताप ने अभिवादन में अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अच्छा, तो क्या आप कुंवर सूर्य प्रताप जी हैं? आप भी तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। मालिनी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहा। दरअसल बचपन से ही मालिनी सूर्य प्रताप और वीर प्रताप के साथ खेला करती थी और वीर प्रताप बहुत छोटे हुआ करते थे, इसीलिए मालिनी वीर प्रताप को नहीं पहचान पाई। अरे प्रिंसेस, क्या गजब कर रही हैं, आपने हमें नहीं पहचाना? हम कुंवर वीर प्रताप सिंह हैं। वीर प्रताप ने हंसते हुए कहा। अरे आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? रानी माँ ने छोटे कुंवर को बैठने का इशारा किया। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी कुंवर वीर प्रताप सिंह जी, मालिनी ने हंसते हुए बड़े प्यार से कहा। वीर सिंह हंसते हुए मालिनी के पास ही सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। छोटे कुंवर, प्रिंसेस मालिनी को आप अपना महल दिखाइए, यहाँ बूढ़ों के बीच में ये बोर हो रही हैं, रानी माँ ने कहा। जी रानी माँ साहब, कहकर वीर प्रताप मालिनी की तरफ घूम कर बोले। आइए हम आपको अपना महल दिखाते हैं।
कहकर वीर प्रताप खड़े हो गए। उनको खड़ा हुआ देखकर मालिनी भी खड़ी हो गई और हंसते हुए उनके साथ महल घूमने चली गई। सूर्य प्रताप की हालत अभी सही नहीं थी। वो अभी भी बिस्तर पर ही थे और पैरों से लाचार थे, क्योंकि गोलियां जांघों में लगी थी, इसीलिए चल नहीं पा रहे थे। अब 5 महीने होने को आए थे, मगर वो अभी भी बिस्तर पर ही थे। पिछली बार अचानक हमला होने की वजह से कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई थी, इसीलिए उन पर अपने प्रमोटर्स और बिजनेसमैन का दबाव पड़ रहा था कि दोबारा से कॉन्फ्रेंस जल्दी कराया जाए ताकि रुका हुआ काम शुरू हो सके। अतः अगले महीने पहले सप्ताह में कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स की गई थी। सूर्य प्रताप की जगह उनके पिता विक्रमादित्य प्रताप सिंह इंदौर आए हुए थे और कॉन्फ्रेंस की तैयारी की अपडेट ले रहे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही थी। गौरी और अन्य महिला कर्मचारी सुमन को भी उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना था, अतः दोनों ही भाग दौड़ कर रही थी। प्रोजेक्ट की तैयारी हो चुकी थी, बस उसे सबके सामने प्रेजेंट करना था और इसकी जिम्मेदारी गौरी को सौंप दी गई थी। विक्रमादित्य प्रताप सिंह गौरी के कार्य को देखकर बहुत खुश थे। इतनी छोटी सी उम्र में इसका ये पहला जॉब था, मगर कार्य करने का तरीका बिना किसी गलती के इतना सुंदर और सटीक था कि लगता ही नहीं था नई एम्प्लॉय है। चौड़ा तेजस्वी माथा, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और बोलने का अंदाज शाही, जैसे किसी को ऑर्डर दे रही हो। गंभीर मगर मधुर आवाज़। जब बोलना शुरू करती तो सामने वाला उसके चेहरे को ही देखता रह जाता। आज विक्रमादित्य प्रताप सिंह के साथ उनके बड़े बेटे भानु प्रताप भी आए हुए थे कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। वीर प्रताप सिंह अपनी रियासत स्वर्णगढ़ी में ही काम देख रहे थे। आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित कुंवर साहब के सुरक्षा सैनिकों और कमांडोज ने कॉन्फ्रेंस हॉल को घेर लिया था। कॉन्फ्रेंस हॉल में गेस्ट आ रहे थे और उन्हें सुरक्षा के कड़े मापदंडों से गुजरकर अंदर जाने दिया जा रहा था। उनके सामानों की कड़ी चेकिंग और स्कैनिंग की जा रही थी ताकि कोई हथियार अंदर न ले जा सके और कोई अप्रिय घटना ना हो। कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा हुआ था। रिपोर्टर को अंदर आना अलाउड नहीं था, अतः सभी रिपोर्टर्स और कैमरामैन कॉन्फ्रेंस हॉल से 100 किलोमीटर की दूरी पर गेट के पास खड़े अपने कैमरों के फ्लैश चमका रहे थे। कभी भी कोई भी बिजनेसमैन बाहर से अंदर आता तो वे उसकी फ़ोटो ले रहे थे। कुछ ही समय बाद कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया और गौरी ने प्रेजेंटर के तौर पर कॉन्फ्रेंस का अपना धीर गंभीर आवाज़ से शाही अंदाज में सफलतापूर्वक संचालन किया। विक्रमादित्य प्रताप सिंह और उनके बेटे भानु प्रताप सिंह दोनों ही गौरी के कार्य संचालन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और खुश थे। उन्होंने जीएम देसाई को बुलाकर गौरी की सैलरी बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया था। इधर वीर प्रताप सिंह और मालिनी सिंह दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। मालिनी को वीर प्रताप बहुत अच्छे लगने लगे थे, और लगे भी क्यों ना। वीर प्रताप का खूबसूरत चेहरा, लाल होंठ, उसके ऊपर करीने से तराशी गई मूछें, बड़ी बड़ी काली आंखें, हैंडसम और डैशिंग, 6 फीट 2 इंच लंबे चौड़े मसल्स बॉडी होने के साथ साथ बिजनेस हैंडल करने में भी बहुत ही कुशल गंभीरता हर समय उनके चेहरे पर रहती। ऐसा लगता था जैसे कभी खुलकर नहीं हंसते और मुस्कुराते भी नहीं, लेकिन जब वो मुस्कुराते तो ऐसा लगता जैसे उनकी मुस्कुराहट किसी का कत्ल कर ही डालेगी। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक। हमारे नायक को वीर प्रताप सिंह कुछ ऐसे थे, इसीलिए वो रोज़ ही वीर प्रताप सिंह को फ़ोन करती रहती और मिलने के लिए कहती। फिर दोनों कभी स्वर्णगढ़ी के रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब में मिलते या फिर मालिनी के शहर के रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब में मिलते, घूमते, खूब सारी बातें करते। छोटे कुंवर, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? एक शाम महल के गार्डन में घूमते हुए मालिनी ने वीर से पूछा। आजकल मालिनी वीर प्रताप के महल में आई हुई थी और कुछ दिनों से यहीं रह रही थी। बस ऐसे ही नहीं की, अभी अभी तो हम विदेश से पढ़कर आए हैं और बिजनेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दादाश्री कह रहे थे कि बिजनेस में आपकी गहरी पकड़ है और आपके कुशल नेतृत्व में आपका बिजनेस इससे भी ज़्यादा आगे टॉप पर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अरे, आपके दादाश्री ऐसा मानते होंगे, मगर हम नहीं मानते। हम तो अभी बिजनेस में कच्चे हैं और अभी सीख रहे हैं। ये तो आपकी महानता है कि आप अपने आप को कमतर समझते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मालिनी ने तिरछी नज़र से वीर की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, कोई नहीं है। हम अपने स्टडी में इतने व्यस्त थे कि हमें फुर्सत ही नहीं मिली
कि किसी से फ्रेंडशिप कर सकें। फिर प्रताप ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा भी क्या करते थे आप? हमें याद है हमारे साथ पढ़ने वाले रॉयल फैमिली के बॉयज़ स्टडी में कम और गर्लफ्रेंड्स में ज़्यादा ध्यान देते थे। उन्हें कुछ कहो तो कहते थे लाइफ एंजॉय करने के लिए है, स्टडी करके हमने कौन सा नौकरी करनी है, बाप दादाओं का सेटल्ड बिजनेस ही तो संभालना है। मालिनी ने भी मुस्कुरा कर कहा, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। हमारे तो दुश्मन ही इतने थे कि हमें सोच समझकर बाहर निकलना पड़ता था। हमेशा कमांडोज और गार्ड से घिरे रहते थे। यहाँ तक कि शॉपिंग करने और मूवी देखने के लिए भी बिना कमांडोज और सुरक्षाकर्मी के नहीं जा सकते थे। इसीलिए कभी खुद जा ही नहीं पाए, बल्कि अपने सर्वेंट्स को अपनी पसंद बताकर भेज दिया करते थे और वीडियो कॉल में अपनी पसंद बताते थे या फिर कभी मॉल मैनेजर को फ़ोन कर देते थे। वो हमारे लिए ऐसा कुछ इंतज़ाम करते थे कि हम शॉपिंग कर सकें। ऐसे में गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करते? फिर प्रताप ने दूर कहीं शून्य में घूरते हुए जवाब दिया, लेकिन अब तो आप इंडिया में हैं, अपनी रियासत में हैं, अब तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी। देखिए प्रिंसेस, सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। मैं अपने काम में इतना व्यस्त हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना सकूँ, और ना ही मुझे इस चीज़ का इतना शौक़ है, और ना ही मुझे अभी तक अपनी पसंद की कोई मिली है। तो क्या आप डायरेक्ट शादी करेंगे? कह नहीं सकता भविष्य में क्या होगा। फिलहाल हम अपने बिजनेस में इतना डूबे हुए हैं कि इस बारे में हम नहीं सोच सकते। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा और बोले, अंधेरा घिर गया है, चलिए महल के अंदर चलती हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। तभी हल्की सी चीख के साथ मालिनी लड़खड़ाई और उसने वीर प्रताप की बाह पकड़ ली। क्या हुआ? इतना कहकर वो तुरंत पलटे। उन्होंने अपनी बाह की तरफ देखा जिसे मालिनी ने जोर से पकड़ा हुआ था। मुड़ते वक्त हमारा पैर फिसल गया, मालिनी ने उनकी बाह पकड़े हुए ही कहा। क्या आपके पैर में दर्द हो रहा है? वीर प्रताप ने चिंतित होकर पूछा। जी शायद मोच आ गई है, मालिनी रुआसी होकर बोली। कोई बात नहीं, आप मेरी बाह पकड़ लीजिए और धीरे धीरे चलने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर कुंवर ने अपने एक हाथ से मालिनी की कमर में हाथ डाला और उसे पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए महल की तरफ बढ़ गए। मालिनी एक कुटिल मुस्कान लिए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए उनके साथ चलने लगी। वीर का इस तरह से उसे पकड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका भी मन कर रहा था कि वो वीर को अपनी बाहों में जकड़ ले। धैर्य रखो मालिनी, धैर्य, मन ही मन वो अपने आप से बोली और फिर नकली दर्द भरी आवाज़ निकालते हुए वीर के धीमे कदमों से अपने कदम मिलाती आगे बढ़ने लगी। आज फिर गौरी नींद में बड़ी ज़ोर से चीखी और उठकर बैठ गई। उसकी सांसें बड़ी तेज़ी से चल रही थी। श्रीमती राव की नींद खुल गई। वो जल्दी से उठी और गौरी को अपनी बाहों में ले लिया। शांत बेटे, शांत हो जाओ, तुम मेरे पास हो, वो उसके सिर को सहलाती हुई बोली। मॉम, क्या हमें हमारे घर वालों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी? गौरी ने अपनी रुआसी आवाज़ में कहा। हो सकता है उन्होंने तुमको ढूंढा हो, लेकिन उस वक्त वहाँ पर अंधेरा भी था और काफ़ी लोग घायल हो गए थे, मर भी गए थे। नदी भी पास में थी। ये भी हो सकता है भाग दौड़ में कोई नदी में बह गया हो और आपके पेरेंट्स ने यही सोचा हो कि इन हादसों के बाद आप अब इस दुनिया में नहीं रही। मॉम, एक बार फिर से बताइए ना, आपने हमें कहाँ से उठाया था? हम जानना चाहते हैं। जब हम सुबह के 4 बजे नदी के घाट से नहाकर वापस आ रहे थे, तब अंधेरे में मेरा पैर तुमसे टकरा गया था। मैं डर गई और चिल्लाई, तुम्हारे पापा को पुकारा। उन्होंने मोबाइल की रोशनी में देखा कि एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर पड़ी है। अच्छे से देखा तो सांस चल रही थी और तुम बेहोश थी। हमने तुम्हें उठा लिया था। शायद तुम भटकते हुए घाट तक पहुँच गई थी। हमने वहाँ आसपास चारों तरफ देखा, लोगों को ढूंढा और पूछा भी कि क्या ये बच्ची आपके साथ है, मगर सबने मना कर दिया, इसीलिए हम अपने साथ ले आए थे। उसी दिन सुबह के 6 बजे की हमारी ट्रेन थी। हम आपको अकेला वहाँ कैसे छोड़ देते, एक तो छोटी सी ऊपर से लड़की। यही सोचकर हम तुम्हें अपने साथ ले आए। श्रीमती राव ने सोचते हुए कहा। काश आप मुझे वहीं छोड़ देते। अगर वो मुझे ढूंढने आए होते तो शायद मैं उन्हें मिल जाती। गौरी धीरे से बोली। बेटा, हमने तुम्हें वहाँ पर इसलिए नहीं छोड़ा कि कहीं तुम गलत हाथों में न पड़ जाओ। ज़रूरी नहीं था कि तुम अपने माँ पापा के हाथों में ही जाती। हो सकता था कोई गलत इंसान तुम्हें वहाँ से उठा कर ले जाता। तुम्हारे शरीर पर तो सोने के गहने थे, माथे में सोने की मांग टीका, हाथों में छोटे छोटे मगर वजनी हीरे जड़े कंगन, गले में सोने की मोटी सी चैन,
रुद्राक्ष और पेंडेंट के साथ। तुम्हारे माथे पर मंदिर का टीका लगा हुआ था, हाथों में मौली धागा बांधा गया था। बहुत प्यारी सी गुलाबी रंग की महंगी सी फ्रॉक पहने हुए नंगे पैर थी तुम। तुम्हारे पैरों में जूते भी नहीं थे। शायद मंदिर में रह गए हों या फिर भागते हुए कहीं गिर गए हों। हो सकता था सोने के गहनों के लालच में कोई तुम्हें वहाँ से उठा ले जाता और फिर गहने लूटकर तुम्हें वहीं कहीं छोड़ देता। कोई तो बच्चा पकड़ने वाले ही होते हैं। क्या पता तुम इन गलत हाथों में पड़ जाती और वो तुम्हें कहीं बेच देते। कई जगह तो गलत लोग बच्चे उठा कर ले जाते हैं। उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। फिर शाम को उन्हें वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और उन्हें जो भीख में पैसा मिलता है वो अपने पास रख लेते हैं। इसीलिए हमने कुछ देर तो तुम्हारे माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, मगर हम ट्रेन के लिए लेट हो रहे थे, इसीलिए तुम्हें हम अपने साथ ले आए। बेटा, ज़रूरी नहीं था कि अगर हम आपको वहीं छोड़ देते तो आपको आपके माता पिता मिल ही जाते। लेकिन बेटा, हमने तो तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया है, अपनी सगी बेटी माना है। क्या हमारे प्यार में कोई कमी रह गई है जो तुम ऐसा कह रही हो? नहीं, श्रीमती राव ने गहरी सांस लेकर कहा। नहीं मॉम, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस भयानक सपने से हम बचपन से ही जूझते आ रहे हैं। इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। हम बहुत परेशान हो गए हैं इस सपने से। अगर आपको हमारी बात से दुख पहुंचा है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमारी प्यारी मॉम, आपने तो हमें वाकई जी जान से प्यार किया है। हमें पाला पोसा है, हमें अच्छे स्कूल और कॉलेज में शिक्षा दिलवाई है। हम तो आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं मॉम। गौरी ने अपनी मॉम के करीब होकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उनके सीने में अपना सर छुपा लिया। श्रीमती राव ने भी गौरी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को चूमते हुए प्यार करने लगी। अच्छा चलो, अब सो जाओ। सुबह होने में अभी 2-3 घंटे बाकी हैं। अगर अभी सो जाओगे तो ऑफिस में तुम्हें नींद नहीं आएगी, वरना सारा दिन ऑफिस में ऊँघती रहोगी। इतना कहकर श्रीमती राव ने गौरी को बेड पर लिटा दिया और उसे अपने से लिपटाकर खुद भी सोने लगी। मॉम, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए सूटेबल दूल्हा ढूंढ रही हैं। अगर हम कहें कि हमें सूटेबल दूल्हा मिल गया है तो क्या आप यकीन करेंगे और क्या आप बात आगे बढ़ाएंगी? मालिनी ने अपनी माँ हेमलता की गोद में सर रखकर बड़े लाड से कहा। क्या कहा आपने? है कौन? क्या आपको सूटेबल दूल्हा मिल गया? कहाँ पर है? क्या करते हैं वो? मालिनी की माँ हेमलता ने मालिनी के सर पर हल्के से चपत मारते हुए हंसते हुए कहा। मालिनी की आंखों में वीर प्रताप की छवि तैर गई। वो मुस्कुरा कर बोली, दादाजी के दोस्त महाराजा हनुर प्रताप सिंह के पोते वो वीर प्रताप सिंह, वो हमें बहुत पसंद हैं और बाकी कारोबार के मामले में तो आप सबको मालूम ही है। आप उनके दादाजी महाराज हनुर प्रताप सिंह से बात करवाएं। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपने लिए लड़का खुद ही ढूंढ लिया, वरना कल को हम ढूंढ के देते तो कोई नुक्स निकालने पर आप हम पर गुस्सा हो जाती। हेमलता ने हंसते हुए कहा। क्या आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं? उन्होंने फिर पूछा। हाँ माँ, हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत हैं। वो भी यूएस पढ़कर आए हैं। उनकी एक सबसे बड़ी खूबी बताएं आपको? ये कहकर मालिनी ने अपनी माँ की तरफ देखा। बताइए ना, इंतज़ार किस बात का है? रानी हेमलता हंसते हुए बोली। मॉम, उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। कितनी अजीब बात है ना। विदेश में रहने और पढ़ने के बावजूद भी वो लड़कियों से बहुत दूर रहे हैं। ऐसा इंसान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करेगा। मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बेटा, हम आपके पिताश्री से बात करते हैं। वो दादाजी से बात करेंगे और फिर आपके दादाजी वीर प्रताप सिंह के दादाजी से बात करेंगे। खुश हैं ना आप? मॉम, हम बहुत खुश हैं। इतना कहकर मालिनी अपनी माँ को बाहों में भरकर प्यार करने लगी। बड़ी देर से हिचकी आ रही थी। उसने सारी कोशिशें कर ली, सारे टोटके कर लिए थे, ढेर सारा पानी भी पी लिया था, लौंग इलायची चबा चबा कर निगल लिया था। 7 कदम उल्टे पैर भी चली थी और 7 कदम सीधे कदम भी चली थी, मगर किसी भी तरह से उनकी हिचकियाँ नहीं रुक रही थी। नीरू, ऐसा कर, तू उनको याद कर जो तुझे याद कर सकते हैं, नारायणी की मैनेजर मोना ने कहा। ये सुनकर नारायणी ने सबसे पहले अपने माता पिता, फिर अपने भाई बहन, उनके बच्चे, अपनी सहेलियाँ, रिश्तेदारें, सभी के नाम लेकर पुकारा, मगर किसी के भी नाम से हिचकियाँ बंद नहीं हुई। अचानक नारायणी के मुंह से निकला, हमारी छोटी सी प्रिंसेस। नारायणी के मुंह से ये नाम निकलना था कि उसकी हिचकियाँ एकदम से बंद हो गई और नारायणी हैरान रह गई। अरे,
हमारी बेटी हमें याद कर रही है, वो हमें याद कर रही है। ओ माय गॉड, हमारी बेटी जिंदा है। ओ माय गॉड, हमारी बेटी जिंदा है। नारायणी लगातार बड़बड़ाने लगी। अचानक नारायणी के सीने में हुक सी उठी। उसने अपना हाथ सीने पे रख लिया। उसकी आंखें भर आई और वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी मैनेजर मोना उसे हैरानी से रोते हुए देखकर पूछने लगी, नीरू क्या हुआ? हमारी बेटी जिंदा है। हाँ, हम सच कह रहे हैं। हमने उनका नाम लिया तो हमारी हिचकियाँ रुक गई। सुना मोना तूने, हमारी बेटी जिंदा है, वो हमें याद कर रही है। नारायणी रो रही थी और कहती जा रही थी। मोना नारायणी के करीब गई और उसके पीठ पर हाथ फेरने लगी। सर, एमडी मैडम रो रही हैं, शायद वो किसी तकलीफ में हैं, एक वेटर ने कुंवर नयन से कहा, जिसने नारायणी को रोते हुए देख लिया था। कुंवर नयन इस समय किचन में खड़े अपने शेफ के साथ खड़े किसी डिश को लेकर बहस कर रहे थे। वेटर के मुंह से ये सुनते ही वो तुरंत दौड़ते हुए अपनी माँ नारायणी के पास पहुंच गए। इधर किचन में शेफ ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया, क्योंकि काफ़ी देर से नयन उसे फालतू की बहस कर रहे थे। इस कॉन्टिनेंटल डिश को इंडियन ट्विस्ट दे दो, इसमें ये स्पाइस डालो और इसमें ये वाली चीज़ डालो, फिर खुद टेस्ट करो, फिर हमें बताओ, टेस्ट कराओ। मॉम को क्या हुआ? नयन ने जल्दी से नारायणी को अपनी बाहों में समेटा और मोना से पूछा। पता नहीं, अचानक रो पड़ी हैं, मोना ने जवाब दिया। वो सारी बातें नहीं दोहराना चाहती थी, वरना नारायणी से उसे डांट पड़ जाती। मॉम क्या हुआ आपको? नयन ने बड़े प्यार से पूछा। नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस रोती ही रही। उसकी हिचकियाँ बंध गई थी। नीरू ने पानी पी ले, इतना कहकर मोना ने ग्लास में पानी भरकर नारायणी के आगे कर दिया। नयन ने हाथ बढ़ाकर पानी का ग्लास अपने हाथ में ले लिया और नारायणी को पानी पिलाने लगा। 2 घूंट पानी पीने के बाद नारायणी ने ग्लास को हटा दिया। नयन ने ग्लास टेबल पर रख दिया। मॉम बताइए ना क्या हुआ? नयन ने प्यार से अपनी माँ नारायणी के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। छोटे कुंवर, हमारी प्रिंसेस जिंदा है, वो हमें याद कर रही है, नारायणी ने रोते रोते कहा। क्या मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? नयन हैरान होकर बोले। छोटे कुंवर, हम सही कह रहे हैं, हमें काफ़ी देर से हिचकी आ रही थी, हमने सबके नाम ले लिए मगर किसी के नाम से नहीं रुकी। जैसे ही हमने अपने प्रिंसेस का नाम लिया, हमारी हिचकियाँ रुक गई। ओ मॉम, दैट्स ग्रेट न्यूज़, काश वो सच में ज़िंदा हो और हमें मिल जाए। नयन के मुंह से निकला। उसके भी सीने में हुक सी उठी और उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी माँ को कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगा। आज गौरी का मूड ठीक नहीं था। भले ही वो सुबह ऑफिस आ गई थी, मगर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार गलतियाँ हो रही थी। असल में वो आज सुबह के सपने को लेकर परेशान थी। उस भयानक सपने को देखकर पहले तो वो कभी इतना विचलित नहीं होती थी जितना आज हुई थी। वो सोच रही थी काश उसके खोए हुए माता पिता एक बार उसे मिल जाते। कौन है वो, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते होंगे? गौरी यही सोच सोच कर आज परेशान हुई जा रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और श्रीमती राव को लगा दिया। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद श्रीमती राव ने फ़ोन उठाया। मॉम, क्या मेरे माँ बाबा ने मुझे ढूंढा होगा? क्या आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती? गौरी ने फ़ोन पर श्रीमती राव से सवाल किया। नहीं बेटा, मैं सच में नहीं जानती कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। हमने तो उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। मॉम, क्या एक बार फिर आप बताएंगी कि आपने हमें कहाँ और कैसे पाया? हाँ बेटा, इतना कहकर श्रीमती राव ने दोबारा से बातें दोहरा दी। जब उन्होंने गौरी को घाट पर पाया था, हो सकता है अगले दिन हमारे माता पिता ने हमें वहाँ पर ढूंढा हो। काश आप हमें वहीं छोड़ देते तो शायद वो वहाँ पर हमें मिल जाते। गौरी के मुंह से निकला। तुम सही कह रही हो, हम तुम्हें वहाँ छोड़ना भी चाहते थे, लेकिन किसके भरोसे छोड़ते? एक तो तुम लड़की, ऊपर से बहुत छोटी, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ देते? हमारा मन नहीं माना, इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ ले आए। हमने तुम्हें अपनी हैसियत से भरकर पाला पोसा, तुम्हें शिक्षा दिलाई और आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। हमारा कोई गलत मकसद नहीं था तुम्हें अपने साथ लाने का। आज भी हमने तुम्हें तुम्हारे गहने संभाल कर रखे हैं ताकि तुम बड़ी हो जाओ, समझदार हो जाओ, तो हम उसे तुम्हें सौंप सकें। मॉम, क्या आपको याद है वो कौन सा मंदिर था जहाँ पर आप लोग गए थे या जहाँ पर मैं मिली थी? बेटा, तुम हमें शिप्रा नदी के किनारे घाट के रास्ते पर मिली थी। वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। ओह मॉम, पता नहीं क्यों हमें लगता है कि वो ज़रूर वहाँ पर हमें ढूंढने आए होंगे और हमें ना पाकर उन्होंने। इतना कहकर गौरी चुप हो गई। ज़रूर आए होंगे, पर बेटा हम भी क्या करते?
तुम लड़की थी और तुम्हें किसी को सौंप कर भी तो नहीं आ सकते थे। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करते। ये सब कहते कहते श्रीमती राव की आवाज़ भर्रा गई थी। वो अचानक परेशान हो गई। अगर सचमुच में गौरी के असली माता पिता यहाँ आकर उसे ले जाते तो वो कैसे ज़िंदगी जिएंगी उसके बिना। इतने सालों से वो उसके साथ रह रही हैं, अपनी सगी बेटी मानकर पाला है उसे। कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। अचानक से उन्हें बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। वो गौरी को खोने के डर से कांप उठी। उनके सीने में दर्द सा होने लगा। मॉम, क्या हम? इससे आगे गौरी कुछ कहती श्रीमती राव बोली, बेटा कुछ मेहमान आ गए हैं, आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। वो बात करने की स्थिति में नहीं थी। उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। सीने में दर्द की लहरें उठ रही थी। वो गौरी को खोने के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी, ना ही कोई बात करना चाहती थी। वो बुरी तरह से डर गई थी गौरी को खोने के एहसास मात्र से। आगे जारी है।